लास्ट क्लास में लिक्विडेटेड रिम्यूनरेशन और बेसिक कुछ पार्ट किया था हम लोग लिक्विडेशन का। टुडे लेट्स डिस्कस सबसे पहले बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज क्या होता है, उसके बाद में वी विल बी डिस्कसिंग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इफ टाइम परमिट किया तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को भी बनाएगा। ठीक है, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज क्या होता है? जब वाइंडिंग अप के टाइम में कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है तो आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का किसका जिम्मेदारी है? मालिक का। इसका मतलब शेयर होल्डर पैसा लेके आएगा, बट शेयर होल्डर का लायबिलिटी भी कितना तक होता है? अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल। इफ उन्होंने कंप्लीट फेस वैल्यू पे कर रखा है तो उनको एक भी रुपए नहीं देना ना, राइट? तो जो एग्जिस्टिंग, जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है उस टाइम जो कंपनी में शेयर होल्डर है, इफ उनका कुछ अनकॉल्ड पार्ट है उसको हम लोग बोलता है ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, उन लोग ए कैटेगरी वाला लोग हुए क्योंकि उन लोग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप शेयर होल्डर होता है, राइट? बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने जब वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसका प्रीवियस 12 मंथ में, उसका प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में अपने शेयर्स ट्रांसफर किए, उसको हम लोग बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज बोलता है। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने वाइंडिंग अप डेट से, जिस दिन वाइंडिंग अप डेट स्टार्ट हुआ उसके प्रीवियस 12 मंथ में शेयर ट्रांसफर किया है एंड वो शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप था, फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप नहीं था। उस कंडीशन में इफ ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन यदि कंपनी के बुक्स में कुछ क्रेडिटर्स थे तो जितना अनकॉल्ड पार्ट उनका था, देन कंपनी हैज अ पावर टू कॉल सच अमाउंट फ्रॉम दोज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। उसी को बोलते हैं अपन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। शेयर होल्डर्स who had transferred partly paid share, ध्यान रखना partly paid share, fully paid shares नहीं है। if fully paid है तो कुछ मंगवा ही नहीं सकते हम उससे। partly paid share other than operation of law or by death, यानी other than operation of law का मतलब है if law की वजह से कानून नहीं बोले कि तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा, तब उसमें हम लोग उससे पैसा नहीं मंगवा सकते। या फिर उसके डेथ की वजह से क्या हुआ, उसके लीगल हायर हुआ या किसी और को ट्रांसफर हो गया, तो उस कंडीशन में भी आप उससे पैसा नहीं मंगवा सकते। बाकी कोई भी कंडीशन में यदि किसी शेयर होल्डर ने प्रीसीडिंग 12 मंथ यानी विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप विद इन प्रीवियस प्रीसीडिंग अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं और वो पार्टली पेड अप है, तो कंपनी हैज अ पावर टू कॉल फ्रॉम द बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। तब कब मंगवाएगा? जब ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। जब तक ए लिस्ट दे पा रहा है तब तक तो फाइन है, बी लिस्ट तक नहीं जाएंगे। जब ए लिस्ट, ए वाले कैटेगरी वाले भी नहीं दे पा रहे पैसा, उनका भी पूरा फुल्ली पेड अप हो चुका है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। क्लियर है? विद इन 1 ईयर ए लिस्ट में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो कंपनी में है शेयर होल्डर, उसको हम लोग ए लिस्ट बोलेगा। हाँ, पार्टली पेड या फुल्ली पेड जो भी होगा। फुल्ली पेड वालों से तो मंगवाएंगे ही नहीं ना, पार्टली पेड वालों से कॉल करेंगे। ठीक है, तो मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे ऑफ क्रेडिटर्स एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस दिन उन्होंने शेयर ट्रांसफर किया अपना, पिछले 12 महीना में कोई भी दिन उन्होंने जब शेयर ट्रांसफर किया था, उस दिन जो क्रेडिटर्स थे उतने तक के लिए मतलब उतना जितना उनका पार्टली पेड अप पार्ट है उनसे मंगवाया जा सकता है। क्लियर है? मैक्सिमम लायबिलिटी कितना होगा? अप टू द अनकॉल्ड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, फेस वैल्यू से ज्यादा तो हम शेयर होल्डर से ले ही नहीं सकते। क्लियर है? तो अनकॉल्ड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज का जरूरत कब पड़ता है? जब मेरा कंपनी का लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है, पैसा नहीं है चुकाने के लिए, एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फेल्स टू पे। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं हम लोग ए लिस्ट। यही है मेरे ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरीज वो हो गए जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बोल दिया इंग्लिश में कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है, इसके ऊपर आपका इंस्टीट्यूट बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, काफी टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। पहले अपन इंस्टीट्यूट का बुक में ही देखता है। लास्ट इलस्ट्रेशन कर लिया था यहाँ तक। लास्ट इलस्ट्रेशन अपना कौन सा हो गया था?
2 हो गया था, 3 हो गया, हाँ। अब देखो नंबर 4, अच्छे से पहले समझना, ठीक है, फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। इन ए लिक्विडेशन विच कमेंस्ड ऑन, ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का डेट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में इस डेट से लेके प्रीवियस 12 मंथ तक देखना होता है। 2 अप्रैल 22 सपोज आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस 12 मंथ्स बोले तो क्या होगा? यानी इस ड्यूरेशन में किसी ने शेयर्स ट्रांसफर किया है तो उनसे अपन पैसा मंगवा सकते हैं। इस ड्यूरेशन के बाद में किसी ने किया है तो उससे नहीं मंगवा सकते, राइट? In a liquidation which commenced on April 2, 2022, certain creditors could not receive payment out of the realization of assets and out of the contribution from A list contributories. Asset भी sufficient नहीं है, A list वालों ने जो contribute किया उससे भी उनका पेट नहीं भरा, अभी तक खाली है, पेमेंट करना बाकी है। The following are the details of certain transfers which took place in 21-22. मिस्टर एक्स जो शेयर होल्डर है उसके पास 1500 शेयर्स थे, उसने कब ट्रांसफर किया? 1 मार्च 2021 एज्यूम करते हैं, तो 1 मार्च 2021 तो इसके बाद में हो गया, यानी इसको तो हटा ही दो, इसका कहानी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? ये तो मेरे पिक्चर में ही नहीं आएगा। 1 मई 2021 को ए ने ट्रांसफर किया, हाँ ये आएगा, राइट? उस टाइम क्रेडिटर थे 6000, इन लोगों ने भी उसके बाद में ट्रांसफर किया, इसका मतलब दे वेर ऑल द शेयर होल्डर्स जिस दिन ए ने ट्रांसफर किया, जिस दिन ए ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर, उस दिन बी सी और डी भी तो कंपनी के शेयर होल्डर ही थे, क्योंकि ये लोग तो बाद में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब इस 6000 का ऑब्लिगेशन इन सब पे है, सिर्फ अकेला ए क्यों देगा? उस टाइम जो शेयर होल्डर होंगे वो सारे देंगे ना, बेचारा ए का वजह से थोड़ी ना वो क्रेडिटर हुआ है, जितने मालिक थे वो सारे लायबल होंगे। सो दिस 6000 will be contributed by A, B, C and D in the ratio 1000 is to 1500 is to 300 is to 200, right? अब ए का काम खत्म, 6000 से 7500 हो गया क्रेडिटर, मतलब 1500 रुपए का इंक्रीज हुआ है। ये 1500 रुपए के लिए कौन कौन लायबल होगा? बी, सी एंड डी, क्योंकि उस टाइम तो उन लोग ही शेयर होल्डर थे, ए तो था ही नहीं बेचारा, तो ए को लायबल नहीं मान सकते हम लोग। तो बी, सी और डी 1500 रुपए का कंट्रीब्यूट करेगा, इन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6000 रुपए के लिए इस रेशियो में, ए बी सी डी। अब 1500 रुपए के लिए कंट्रीब्यूट करेगा कौन कौन? बी, सी और डी इन द रेशियो 1500, 300, 200। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट चलो इसका भी काम हो गया, 7500 से 8000 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? यानी इस 500 रुपए के लिए क्या बी लायबल होगा? क्या बी बोलता जब मैं था ही नहीं कंपनी में तो मेरे को क्यों लायबल बना रहे हो उस रुपीस के लिए, राइट? इस 500 के लिए सी और डी लायबल होंगे बिकॉज दे वेर द शेयर होल्डर एट दैट टाइम, तो सी और डी कंट्रीब्यूट करेंगे 500 रुपए में इन द रेशियो 300 एंड 200। यहाँ पे आ गया अपना ए बी सी डी, यहाँ बी सी डी और यहाँ सी डी। अब देखो क्या हुआ, 8000 से 9500 हो गया, 1500 कौन बियर करेगा? सिर्फ डी बियर करेगा। 1500 कौन देगा? सिर्फ डी देगा। क्यों? उस टाइम तो सिर्फ वही शेयर होल्डर था जिसने ट्रांसफर किया है,
इतना समझ में आया? तो पहले अपने को निकालना है कि इन लोग से कितना कंट्रीब्यूट लेना है। कैसे करेंगे? पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे कि the outstanding liability on of 6,000 will be shared between A, B, C and D in the ratio। ऐसा चाहो तो अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है अपना? 4। outstanding liability $6,000 will be shared between A, B, C, D in the ratio 1,000, 1,500, 300 and 200। उसके बाद कितना पैसा था? will be shared between B, C। क्या बात मतलब 6,000 का लाइबिलिटी था? 6,000 से 7.5 कैसे होगा? वो दूसरा महीना मतलब मई महीना का लाइबिलिटी अलग से। Creditors remaining unpaid and outstanding। हम समझाएंगे। अरे लॉ ये बोलता है जिस दिन यदि पिछले 12 महीने में किसी शेयर होल्डर ने अपना शेयर ट्रांसफर किया वो पार्टली पेड अप है और उस दिन यदि कंपनी की कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहेगी देन उसके लिए वो भी लायबल रहेगा। वो तो रहेगा ही रहेगा प्लस बाकी जितने शेयर होल्डर है वो भी रहेंगे। हाँ उसमें भी तो कंट्रीब्यूट किया ही है ना पहले वाले में भी तो। ठीक है इन द रेशियो। क्या रेशियो है? ऊपर वाले की दया है। बंद ही कर दो। will be shared between। अरे बंद कर दो। वैसे तो जरूरत नहीं है। इन द रेशियो किस रेशियो में शेयर करेंगे? देन उसके बाद 1,500 will be borne by D। ठीक है अब लेकिन ये तो ठीक है चलो हम लोग उन लोग का इंडिविजुअल लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लाइबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। पहले ज्ञान पेल दिया। ठीक है outstanding creditors on the date of transfer। outstanding creditor on the date of transfer पहला है मेरा 6,000। दूसरा था 1,500। तीसरा 500 और चौथा 1,500। ए बी सी डी। ए कितना बियर करेगा, बी कितना बियर करेगा, सी कितना बियर करेगा बताओ।
हम फोर्थ कैटेगरी बता सकते हैं, हमको एकदम अच्छे से निकालना आता है। ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल वाला हम कर देगा, ठीक है, तुम लोग मेहनत मत करना, तुम लोग बाकी निकाल दो। तुम लोग कितना करेगा बेचारा? ये तो देगा ही नहीं। यानी ए को लेके आना है 2000, बी को लेके आना है 4125, सी लेके आएगा 1125, डी लेके आएगा 2250 एंड टोटल लाइबिलिटी है मेरा 8000 का। यही था लास्ट, तो इतना ही क्रिएटर को तो पे करना था। क्लियर है? ये तो लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या सच में इतना इतना लेके आएगा क्या? सिर्फ अनकॉल्ड पार्ट जितना ही मैक्सिमम लाइबिलिटी होता है। मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है? हाँ 95। कुछ गलती वलती तो नहीं? हाँ ठीक है, वही होगा 9500। क्लियर है ये? मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है? 1000 शेयर्स थे ए के पास, ए के पास 1000 शेयर्स थे, इन्होंने कितना पे कर रखा है? 6 पेड अप है, तो 4 रुपए तो मैक्सिमम मंगवा सकती है कंपनी, उससे ज्यादा तो मंगवा ही नहीं सकते। 4000। बी के केस में कितना होगा? कितने शेयर्स है उसके पास? जागो मोहन प्यारे। 6000 रुपये। 6000 1200 800। अमाउंट टू बी पेड कितना पे करेंगे? 2000 लोअर ऑफ ए एंड बी। चाहिए ही 2, 4 दे देगा क्या वो अपना? तो 2000 देगा। और ये यानी बाकी क्रेडिटर्स को नहीं मिलेगा, इतना ही पैसा मिलेगा। बाकी डेफिशिएंसी है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, बी लिस्ट के पास से भी मैक्सिमम इतना रुपए ही आएगा। क्यों देगा भाई? ये बोलता है तुम था ही नहीं, तुम बड़ा शहर, तुम कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में था ही नहीं, तो वो तुम्हारा दूसरा का बर्डन क्यों लेगा? हाँ नहीं नहीं, जितना उनका ऑब्लिगेशन है भाई वो उतना ही देगा ना। अरे देख, तुम्हारा किसी का एग्जाम में 225 आया और किसी का 195 आया, इंस्टीट्यूट में जाके बोलोगे दे दो ना मेरा 5 मार्क,
ऐसा थोड़ी ना होता है। और यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त पनवाड़ी का दुकान में खाता खोल के छोड़ के चला गया और तुम्हारे पास आज पैसा है तो तुम थोड़ी चुकाते रहोगे उसका। तुम लोग तो अपना ऑब्लिगेशन देखोगे ना। शेयर होल्डर बोलेगा भाई तुम जानो कंपनी जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है, दोस्ती है तो बाहर है, पैसे के साथ कौन सी दोस्ती। ठीक है तो वो हाँ मतलब कौन सा 6,000 का लाइबिलिटी ये हम्म 5,500 हो जाता तो डिक्रीज होगा ही नहीं ना, मंगवाएगा ही नहीं। लाइबिलिटी कम हो रहा है तो मंगवाना ही नहीं है, इन्होंने पहले ही दे दिया। लाइबिलिटी कम हो रहा है तो मंगवाना क्यों है। ऐसे होगा ही नहीं कभी, ऐसे कभी होगा ही नहीं, फिर बी लिस्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ए लिस्ट और कंपनी का सफिशिएंट एसेट से पेमेंट हो जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और यदि सुनो, तुम यदि बोल रहे एग्जाम में ऐसा आ गया कि यहाँ भैया 6,000 है और यहाँ आके 5,000 हो गया, तो फिर 1,000 माइनस कर देगा, माइनस में आएगा शेयरिंग। पहले एक्स्ट्रा मंगवाया अभी वापस माइनस हो जाएगा, वैसे करके। वो बात अलग है कि एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है वो। ठीक है, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी की कैटेगरी का क्वेश्चन समझ में आया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी पे जो अपने को खत्म करना है। पहले चेक करो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया था हम लोगों ने। फटाफट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करके ये क्वेश्चन नंबर 1 मैनेजेबल है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मेरे को, कर लो अभी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी। एक सेकंड, एक बार ये देखना नंबर 6 वाइंडिंग अप प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है। यानी 1 अप्रैल 2020 यानी 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बाकी सब आएगा अप्रैल के बाद। ये सब अप्रैल 2019 से। अरे राजा 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 2020 के बीच का। हाँ तो प्रीवियस 12 मंथ देखना है, फ्यूचर 12 मंथ्स नहीं देखना है। पिछला प्रीसीडिंग 12 महीना पहले, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स if any shareholder is transferred his partly paid shares, तो उसको अपन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 42,000 को शेयर करेगा OQRST
42 से क्या हो गया 57 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे 15,000 कौन बियर करेगा, QRST। उसके बाद में 57 से 85 हो गया, तो ये जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है कौन बियर करेगा, RST। देन 85 से 66, ओ माय गॉड, तो माइनस हो जाएगा। दिमाग है कि रुकता ही नहीं है, चलता जाता है चलता जाता है। अब हाँ इंक्रीज से जब इनकम इंक्रीज हो जाए तब कहाँ से गिरेगा, जब डिक्रीज हो जाएगा तब कहाँ से गिरेगा, मतलब 66 से गिरेगा पैसा तो वापस ले जाएगा। हाँ वो भी सॉरी। यस चलो सबसे पहले ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, मतलब करो तुम लोग ट्राई करो, फिर वो सारे प्रैक्टिकल जो हमने छोड़ दिया, फिर कंपाइलर्स के अंदर आएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर में P और S एलिमिनेट हो जाएगा। P और S क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज सॉरी P ने तो क्या किया है, 12 महीना पहले ही ट्रांसफर कर दिया था 1 अप्रैल से 2019 से पहले, और S इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि S को जिसने शेयर्स ट्रांसफर किया, S ने जिसको शेयर्स ट्रांसफर किया वो है X, और X ने पूरा का पूरा जो 30 रुपए अनपेड था वो एज ए कॉल्स इन एडवांस पे कर चुका है वो, तो उसका भी कोई भी पार्टली पेड अब बचा ही नहीं है, तो इस कैटेगरी को भी अपन कंसिडर नहीं करेगा। सो 42,000 विल बी शेयर्ड बिटवीन O Q R T। फिर 42 से 57 गए तो दिस 15,000 will be shared between Q R and T। फिर 57 से 85 that is 28,000 will be shared between R and T, and then 85 से 95 जो गए 10,000 will be borne by T। निकाला आपने स्टेटमेंट लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज, तो कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, liabilities of B list contributories outstanding creditors, ठीक है, कितना कितना 28 10, एक है O Q R T, O के पास कितने शेयर्स है 1000 शेयर्स, 200 shares, 1400 shares and 1400 shares. So 42,000 will be shared कितना कितना 14,700 ठीक है। उसके बाद 15,000 में QO तो कुछ नहीं देगा, QRT देगा कितना कितना 1,000। उसके बाद 14,000
ठीक है, ओ को लेके आना चाहिए 10,500, क्यू को लेके आना चाहिए 3,100, आर को लेके आना चाहिए 35,700 और टी को लेके आना चाहिए 45,700। बट मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है? @30 पर शेयर है, तो 30,000 रुपये लेके आ सकते हैं। ये 6,000, ये 28,000 और ये 28,000, राइट? Amount to be paid lower of A and B. कुछ गलत लिख दिया क्या हम? सॉरी, हाँ, ये 42,000 लिखना था मेरे को। डेफिशिएंसी बताओ तो कितना है इस क्वेश्चन में? 3,700 का डेफिशिएंसी है, जो क्रेडिटर को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट कैटेगरी वालों को 45,700 लाता तो सबको मिल जाता ना पैसा, बट वो कितना ही लाएगा? मैक्सिमम जितना अनकॉल्ड पार्ट है 42, तो तुम्हारा डेफिशिएंसी है 3,700। क्लियर है मिनमय? मुदित, सूरज देव आगे प्रणाम करो। चले आगे। नंबर 1, अच्छा हाँ, इसी कैटेगरी का करता है, फिर वो प्रैक्टिकल पार्ट करना था। क्या कर रहे हो तुम लोग? पहले प्रैक्टिकल कर रहे हो क्या, या इसी कैटेगरी का प्रैक्टिकल कर रहा है? अब मुदित आया इतने दिन बाद तो सुनना पड़ेगा उसका। डेली आ रहा है, कोई इज्जत नहीं है। मैम कभी कभी आता है, अच्छा लगता है। नंबर 1 से शुरू करो। क्या है नंबर 1? बता दो ना मेरे को ऐसे ही फटाफट। XYZ Limited is being wound up by the tribunal. All the assets of the company have been charged to the company's bankers, to whom the company owe 5 crores. The company owe following amounts to others. Workers के इतना, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है चलो, you are required to compute with reference to the provision the amount each kind of creditor is likely to get if the amount realized by the official liquidator from the secured assets and available for distribution among creditor is only 4 crore rupees. तो क्या होगा? हम लोग, हाँ क्या करेगा? करो करो करो, सेल्फ करो, कोई एक दूसरे को आंसर नहीं बताएगा। हाँ, क्या किया तुम इन दोनों में बांट दिया ना, इसमें और इस रेशियो में। वही करना है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। ठीक है, सिक्योर्ड के बराबर खड़े हो जाएंगे ना,
कंपनीज बैंकर को हमने सिक्योर्ड ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज टू द कंपनीज बैंकर। तो पहले तो बेचारों को दो, ठीक है। टोटल रियलाइज हुआ 4 करोड़ रुपए, एसेट्स रियलाइज्ड 4 करोड़ लिख दिया, ठीक है। टू बी शेयर्ड बिटवीन, फर्स्ट टू बी सेटल्ड बिटवीन कंपनीज बैंकर एंड वर्कमैन ड्यूज। गवर्नमेंट वालों को क्या है जो बाकी क्या चीज? पैसा ही नहीं है। ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल, ये भी प्रेफरेंशियल ही है, बट ये प्रेफरेंशियल है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, और ये क्या है? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल है। तो पहले आ जाता कंपनी बैंकर्स को, कंपनी बैंकर भी तो हाँ, तभी तो ये इसी के साथ, इनको इसके साथ खड़ा कर देते हैं। अपना हायरार्की, एक बार तुम जो कंफ्यूज हो रहा है, हायरार्की याद है? अरे भाई, उन्होंने सिक्योरिटी के साथ अपना लोन दिया है, उनको पीछे खड़ा करोगे, कंपनी को कोई लोन देना बंद कर देगा। मार्केट में लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। पहले तो लोग जबान पे लोन देते थे, उसके बाद अपना एसेट देके लोन दे रहे, उसमें भी पैसा नहीं मिल रहा है, लोन देना ही बंद हो जाएगा मार्केट में, समझा? सिंस तुम्हारे ये तो सिक्योर्ड है, ये तो ऑब्वियसली लाइन में पहले खड़ा हो जाएगा, मेरे को 5 करोड़ दो मेरा। उसके बाद लाइन में कौन खड़े होंगे? गवर्नमेंट वाले, फिर वर्कर। देखो क्या होगा, क्या, सुनो मेरी बात। पहले 5 करोड़ लेके खड़े हो जाएंगे, दे दो मेरा पैसा दो, मैंने सिक्योरिटी के साथ लोन दिया था, ठीक है। ये आके खड़े हुए, इसके पीछे गवर्नमेंट भिखारी खड़ी हो जाएगी, मैं पहले, बाकी दुनिया तेल लेने गई, तुम लोग किस रोड पे चलोगे, ब्रिज बनाऊंगा कैसे मैं, पैसे ही नहीं होंगे तो, ठीक है। गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया, फिर वर्कर खड़े हो गए, मैं गरीब, मुझे दो, ठीक है। अनसिक्योर्ड बोलते हैं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, ठीक है, फिर भी दे देना, पैसा बचे तो दे देना, कोई बात नहीं, हम तो हुए ही लुटाने के लिए। बट ये बोलते हम बहुत गरीब, हमारी कोई नहीं सुनता। गवर्नमेंट बोलती है हम सुनेंगे तुझे बेटा, तू हमारे आगे आके खड़ा हो, बल्कि हमारे आगे भी मत आ, तू इनके बराबर खड़ा हो, सिक्योर्ड के बराबर खड़ा हो। तू गरीब, तेरी कोई नहीं सुनेगा, हम सुनेंगे, हम तुझे अपने से आगे छोड़, सिक्योर्ड वालों के बराबर खड़ा कर देंगे। तो सिक्योर्ड के बराबर खड़ा कर दिया। अब सिक्योर्ड और वर्कमैन ड्यूज को मिला के पेमेंट करना है 6 करोड़ 25 लाख, और पैसा आया ही तुम्हारे पास 4 करोड़ है, तो उसको इन द रेशियो 1 करोड़ 25 लाख इज टू 5 करोड़ के रेशियो में बांट दो। इन शॉर्ट ये 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, कितना मजा आता है ऐसे करके। क्या चीज? जो अभी निकलेगा ना डिफरेंशियल जो ओवरराइडिंग टाइप का वो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 80 लाख, वर्कर्स का 45 लाख, और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ना वो 1 करोड़ है। हाँ, निकाल के करना क्या, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास। 4 करोड़ तो रुपए आया है बेच के, जिसमें क्या चीज? अरे वो अनसिक्योर्ड ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के अंदर में वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालता है अपन, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, जितना पैसा सिक्योर क्रेडिटर का वर्कर्स को दिया उतना तक तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल बना रहेगा, और बाकी सारा अनसिक्योर्ड पार्ट में चला जाएगा, समझे? क्या चीज बोला? हाँ, तो each kind of creditor is likely to get, वर्कर्स को दिया तुमने कितना? 80 लाख। कंपनीज बैंकर को दिया कितना? 3.20 करोड़। गवर्नमेंट को बाबा जी का ठुल्लू, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बस वही लिखना था। पूछा था हर एक कैटेगरी को कितना कितना पैसा दोगे, तो हम कंपनीज बैंकर को दे पाएंगे 3 करोड़ 20 लाख, वर्कर को दे पाओगे 80 लाख, गवर्नमेंट को नील, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को नील, बस ये लिखना था। तभी भी कुछ नहीं होता।
अरे 6,25,00,000 से ऊपर होता तभी आगे तक जाते हैं अपन, अदरवाइज आगे तक तो जाते ही नहीं। तब होता तब लिक्विडेशन, हाँ तब इससे बड़ा तो लिक्विडेशन। हाँ, कंपनी का यदि लोन चुकाने का पैसा होता तो लिक्विडेट का बात ही नहीं आता। अनसिक्योर्ड तो वो लोग हैं जो बस बिरादरी में है, जिनका काम है पैसा कमाओ, दो और भूल जाओ। नंबर 1 क्लियर मुदित? नंबर 2 अच्छा ये नहीं होगा तुम लोग में। ये मतलब 30,000 को वो रिड्यूस कर ये नहीं होगा, ये अभी होल्ड में रखो, एक कंसेप्ट करना। मतलब नंबर 2 में हाँ। नहीं, रुको हाँ, बाहर एक दो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। नंबर 3, हाँ नंबर 3 हो जाएगा तुम लोग से। इसमें तो एक्सपर्ट हो गया होगा अब तो तुम लोग। नाउ सी, अभी तक का तो जितना किया वहां तक क्वेश्चंस हो गया, कंपाइलर हो गया, मतलब अपना क्या क्या हो गया, लिस्ट भी, कंट्रीब्यूटरीज भी अच्छे से हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन हो गया। नाउ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में एक पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे लिक्विडेटर क्या करता है, सब कुछ पे करने के बाद में कुछ पैसा बचा होता है, ठीक है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना होता है, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर दो कैटेगरी का हो सकता है। एक इक्विटी शेयर होल्डर होगा, मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये दो लोग हो सकते हैं। एक वो जिनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स है बट विद द सेम फेस वैल्यू। कौन है? डिफरेंट या फिर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बट विथ सेम क्लास। सेम क्लास मतलब दैट इज सेम फेस वैल्यू। क्लियर? तब उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनी surplus or deficit of the company will be borne in the ratio of shares held। जो जितना शेयर्स हेल्ड कर रखा है उसको उतना मिल जाएगा। लिक्विडेटर सारा काम कर चुका, राइट। उसके बाद यदि कुछ पैसा बचा है तो क्या होगा, इन द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड उस रेशियो में चला जाएगा। लेकिन इफ, और एक क्या हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड with different class of shares, that is different face values। किसी का 5 रुपए फेस वैल्यू है, किसी का 10 रुपए है, ऐसा हो सकता है कंपनी में। हाँ, अरे कुछ कैटेगरी के पास 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर्स है, कुछ कैटेगरी के पास 5 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। उस कंडीशन में कोई भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ of the company will be borne in the ratio of paid up capital। या तो पेड अप कैपिटल, या फिर क्या करो, किसी के पास 10 रुपए वाले 100 शेयर्स है और किसी के पास 5 रुपए वाले 100 शेयर्स है, तो वो रेशियो तो सही नहीं है ना, 1:1 तो नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, डबल कर दो, या तो उसको 5 रुपए वाले को या फिर 10 रुपए वाले को क्या कर दो, हाँ दोगुना कर दो। समझ में आया कि किसी के पास फेस वैल्यू 10 वाले
100 शेयर्स है और किसी के पास फेस वैल्यू 5 वाला 100 शेयर्स है, तो अब इस रेशियो में तो नहीं बांट सकते ना अपन 1:1 में, 100:100। इसका 100 शेयर्स क्या इक्वल्स टू दिस हो गया क्या? उसने 500 रुपए लगाया और उसने कंपनी में 1000 रुपए लगाया। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट शेयर्स। कैसे करेंगे इक्विवेलेंट? अरे या तो इसको 5 रुपए का बना दो, सारा 5 रुपए बनाओगे तो कैसे होगा? 100 into 10 इतना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? अभी हो गया इक्वल 2:1 का रेशियो। या तो इक्विवेलेंट रेशियो बना लो, नहीं तो हमेशा दिमाग में रखने का कि हम लोग क्या करेगा, और यदि इधर हुआ तो इधर में तो फेस वैल्यू सेम ही है, तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। क्लियर है ये वाला चीज? अब यही वाला चीज एप्लीकेबल होगा व्हेन इक्वल पेड अप, व्हेन डिफरेंट पेड अप है। फेस वैल्यू सबका 10 ही है, किसी ने 4 रुपए दे रखा है, किसी ने 6 रुपए दे रखा है, उस कंडीशन में भी तुमको ये वाला रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। इक्वल पेड अप हुआ तभी आप ये लगा सकते हो। सपोज जितने भी शेयर होल्डर है कंपनी के, सबके पास 10 रुपए वाला शेयर्स है और सबने कंपनी को 6 रुपए पे कर रखा है, तब वहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, सबसे 4 रुपए मंगवाना है। क्लियर है? आई बात समझ में ये वाला पार्ट। दूसरा, लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर का एक ही काम होता है, लिक्विडेटर आया, बाबू आए अपने कंपनी में, ये सारी एसेट्स को रियलाइज करता है, एसेट रियलाइज करेगा, ठीक है, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगा, इंक्लूडिंग खुद का रिम्यूनरेशन, गवर्नमेंट ड्यूज सब पे कर देगा। फिर पैसा बचेगा, इस पैसे से पेमेंट कर देगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब पैसा बचेगा किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट? अब ये पैसा बांटना है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ पे कर रखा होगा और कुछ लोगों ने कुछ पे कर रखा होगा, तो लिक्विडेटर के पास पावर है, वो क्या करेगा? पहले सारे के सारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाएगा। तो इस पैसे में क्या होगा? फुल्ली पेड अप वाला पैसा ऐड हो जाएगा और एंड बाद में वो इक्विटी शेयर्स को रेशियो में बांट देगा। बोलेगा नहीं, ऐसा किया जाता है। तो इतना काम क्यों करने का? कोई लॉजिक है क्या? पहले तुम्हारे पास इतना था, तुम और पैसा मंगाएगा और फिर वापस दे देगा। बेटर है नेट वैल्यू दे दो। नेट कैलकुलेशन ही निकालना सीखना इस टॉपिक का पर्पस है अपना। देखो जैसे कि बीच में एक इलस्ट्रेशन छोड़ के आए थे अपन, इलस्ट्रेशन कोड, हाँ ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्काई सूर्य कुमार यादव लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1st of April 2011. फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। देखो 3 शेयर्स है यहाँ पे, फेस वैल्यू सबका सेम है ना? फेस वैल्यू तो सबका सेम है। किसी के पास 20,000 शेयर है, किसी के पास 30,000 और किसी के पास 80,000, लेकिन अलग अलग पेड अप है। कंपनी में क्या बोला? सरप्लस अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज इज 20 लाख। 20 लाख रुपए लिक्विडेटर के हाथ में है, सब कुछ पे कर दिया, ये इक्विटी को ही मिलना है। एक बात देखो, अभी तक कंपनी में इक्विटी वालों ने इन्वेस्टमेंट कितना किए? 20,000 इंटू 75 रुपए करके इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। 30,000 इंटू 40
ये कितना है, 15 है क्या? 52 इंटू 65 रुपए, राइट? कितना? 52 लाख। टोटल कितना? टोटल कितना? 79 लाख उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट? और कंपनी के पास सरप्लस कितना है? 20 लाख। यानी उनको डेफिसिट कितना होने वाला है? 59 लाख। दो तरीका है इसमें, क्या करो, इनको फुल्ली पेडअप बना लो पहले। फुल्ली पेडअप बनाने से दो जगह वैल्यू इंक्रीज होगा, एक तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस इधर भी प्लस हो जाएगा, लिक्विडेटर के हाथ में पैसा आ जाएगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बाद में यही पैसा वापस इक्विटी को देना है। पहले मंगवाओ फिर वापस रिटर्न करो, कोई लॉजिक नहीं है ना। डायरेक्ट अभी तक जितना दे रखा है उसी पे फोकस करो। 79 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके पास सरप्लस है 20 लाख का, राइट? तो क्या होगा? 59 लाख का तो डेफिसिट ही रह गया मेरे पास में। एक बार मेरे को साइड में बस फुल्ली पेडअप इसको करके बताओ कि क्या हो जाएगा कंडीशन। जब अपन इसको फुल्ली पेडअप बना दे तो कंडीशन क्या हो जाएगा? 5 लाख इसमें जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 लाख 18 लाख जुड़ेगा। 5 लाख 18 और वो जुड़ने के बाद उतना ही उसके हाथ में जा रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। एग्जाम में हमेशा क्या करोगे आप, पहले ये चेक करना कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है शेयर होल्डर का। इस बेचारे ने कितना पैसा लगा रखा है कंपनी में? 15 लाख। इसने लगा रखा है 12 लाख और इसने लगा रखा है इतना, तो कम से कम मिलना चाहिए ना वाइंडिंग अप के टाइम। बट जब पैसा ही इतना है, अब कितना ही इक्विटी से मंगा लो, वापस रिटर्न इक्विटी को ही करना है, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो अपन क्या करेगा, यहाँ पे मेरा डेफिसिट कितना है? 59 लाख। डायरेक्ट उसको बॉन्ड करना पड़ेगा। ये 20 लाख क्या होगा? 59 लाख का नुकसान है, किस रेशियो में बटेगा? ये लॉस ड्यू टू जो लिक्विडेशन है किस रेशियो में बटेगा? किसमें? यस, 15 12 5 रेशियो बनाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा? वही रहेगा, 15 12 5 ही रेशियो रह रहा है ना यहाँ पे तो, और तो कोई रेशियो क्या चीज? आज सॉरी, तो इसका रेशियो क्या बनेगा तुम्हारा? यही बनेगा 2 3 8 बनेगा आगे जाके। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, ये था 15 लाख, ये 12 लाख और ये 52 लाख। क्या बन रहा है रेशियो? 79 ही है। तो उसको तो बांटना ही नहीं ना, मुझे तो बांटना किसको है? डेफिसिट को। जब फेस वैल्यू सेम है इन द रेशियो ऑफ 2:3:8, ये डेफिसिट है मतलब नेगेटिव में है। तो मेरा x कितना बियर करेगा? x पकड़े क्या? 1 पकड़ लेते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, ये कितना बियर करेगा? 2 3 8, ये उनका रेशियो ऑफ शेयरिंग है। अरे फुल्ली पेडअप बना दोगे, सुनो, फुल्ली पेडअप बनाने के बाद तो रेशियो 2:3:8 ही होगा ना। अल्टीमेटली तो मुझे फाइनल रेशियो पे फोकस करना है। अगर वो फुल्ली पेडअप करेगा, अच्छा ठीक है, चलो पहले तो ये करो, फिर तुम्हारा आंसर एकदम सेम आएगा उस टाइम भी। इस डेफिसिट को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:3:8 में। 907692 907692 1361538
36 36 3630। अरे वो भी करेंगे, वो भी करना ही होगा। अभी तो सिर्फ डेफिसिट बियर किया है, ये पैसा भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी तो नेट इफेक्ट मिलेगा। अरे हम कुछ कॉल नहीं करेंगे पैसा। आपके पास डेफिसिट है, दिख रहा है 59 लाख का डेफिसिट है, जो ये तीनों बियर करने वाले हैं, यानी ये माइनस में है। और जो सरप्लस है वो भी तो बांटना पड़ेगा ना। तो वो तो नेट करके ही तो हम लोग डेफिसिट 59 लाए हैं। क्या ऐसे चीज? तो 79 का था ना। वो तो उनका पेड अप कैपिटल था। 20 लाख तुम बांटोगे नहीं क्या? तुम्हारे पास लिक्विडेटर के हाथ में इतना पैसा पड़ा है, सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा? इसको बांटेगा ना। हाँ, ये 20 लाख को हम लोग काट दिए। हम्म, फिर हम लोग को सपोज 1 को 15 लाख मिलना चाहिए था, उसको उतना मिला। मतलब तो मतलब जितना डिफरेंस है वो उसने उतना बेयर किया। ऐसे भी तो नहीं कर सकते। नहीं समझा नहीं मैं। 20 लाख को तुमने बांटा, 20 लाख को बांट के वैल्यूज बताओ मेरे को। 1 2 3 कितना आया? 307,692। ठीक है, हाँ। कैसे सेम आया? अब अगर देखो 1 2 3 इतना मिला ना, आपको इतना मिलना चाहिए था एक्चुअली। क्या चीज? ये 1 2 3 को असली में तुम लोग को पेट कितना था? हाँ मेन मैं वही बोल रहा हूँ। देखो मेरा कहने का मकसद क्या था, देखो तुम्हारे पास पार्टली पेड अप कैपिटल कितना है? पेड अप कैपिटल हो गया तुम्हारा कैटेगरी 1 2 3। कितना पेड अप है तुम्हारा? 15 लाख, 12 लाख एंड ये तुम्हारा ऑलरेडी पेड अप है। ठीक है, इसको यदि फुल्ली पेड अप बना दे, कॉल्ड अप कितना कर सकते हैं अपन? कॉल्ड अप करेंगे तो 5 लाख आएगा, 18 लाख एंड 28 लाख। ये क्लियर है? तो फुल्ली पेड अप कितना बन जाएगा? फुल्ली पेड अप 20 लाख, ये 30 लाख, हमने उनसे मंगवाया। ठीक है, अब कंपनी कितना दे पाएगी इनको? हेलो, सो फुल्ली पेड अप बना दिया हमने शेयर्स को। अब तुमको क्या करना है, तुम यदि 20 लाख रुपए को बांटोगे तो कितना होगा? देखो फुल्ली पेड अप बनाने के लिए तुमने कितना रुपए मंगवाया? 28 लाख, 18 लाख और 5 लाख, 51 लाख मंगवाया तुमने। ठीक है, और 20 लाख तुम्हारे पास था तो 71 लाख। अब इस 71 लाख को तुम क्या करोगे? बांट दोगे। लिक्विडेटर के हाथ में कितना पैसा हो गया? 20 लाख पहले से था और अभी शेयर होल्डर से और पैसा मंगवाया फुल्ली पेड अप बनाने के लिए, क्योंकि सबने अलग अलग पैसा दे रखा था, सपोज मंगवा लिया तो सारा मंगवाया तो टोटल उसके पास कितना हो जाएगा? 71 लाख टोटल होगा या नहीं होगा? 51 लाख तुम लोगों ने मंगवाया प्लस 20 लाख ऑलरेडी उसके हाथ में था, 71 लाख। अब उस 71 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना मिलेगा? 71 लाख तो इन द रेशियो ऑफ शेयर्स होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अवेलेबल कैश इन द रेशियो 2:, क्या था शेयर होल्डिंग, 3:8। 71 लाख को बांटो तो 8, 9, 10, 13 1092308। then next 1638462। ठीक है, 4369231। ठीक है, ये मिल रहा है 231। तो बताओ नुकसान कितना शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को नुकसान कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 9076। ओ माय गॉड, थोड़ा देर पहले तो यही निकाला था। अभी भैया अगर कॉरिडोर नहीं किया, कॉरिडोर नहीं किया, हाँ तो अभी वही तो वैल्यू निकालना है। सुनो, ये कॉल्ड अप नहीं किया इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया था। डायरेक्ट क्या करो कि जितना ऑलरेडी पेड अप है और लिक्विडेटर के पास पैसा अवेलेबल है उसका कंपैरिजन से सरप्लस डेफिसिट देख लो और उसको बांट दो। ठीक है, एक मिनट सुनना, मेरे को ये फिगर्स बताना। बोलो 1361538, देन 36 लाख समथिंग था ना, 59 लाख ही आएगा इसका टोटल करोगे तो। 59 लाख का तो डेफिसिट को हमने पहले बांटा था। अब सुनो, पैसा लगाया कंपनी में 15 लाख, 15 लाख लगा रखा था। अरे शेयर होल्डर ने, तुम्हारे पास 15 लाख पैसा लगा रखा था और तुमको मिल कितना रहा रिटर्न, 907692 का लॉस बियर करना पड़ रहा है। इसका मतलब 592 तो मिलेगा ना। टोटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है तुमने कैटेगरी 1 वालों ने। यदि आप फुल्ली पेड अप नहीं बनाओगे, भूल जाओ फुल्ली पेड अप, अभी तक कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है 15, ठीक है, और इसने कर रखा था 12। अब समझ में आया, 52 इतना इन्वेस्ट कर रखा और कंपनी में शॉर्टफॉल है, पैसा का डेफिसिट हो रहा है। इसके लिए लॉस टू बी बॉन्ड कितना है, यानी लॉस तो नहीं लिखेंगे, डेफिसिट। कितना डेफिसिट बियर करना पड़ रहा है, 907692 1361 538 और इधर 3630770। तो नेट रिसीव्ड कितना होगा, 592308। इतना ही तो पैसा उसको रिसीव करने से काम हो गया ना। क्या फायदा पहले मंगवाया फिर बाद में रिटर्न करोगे, कोई लॉजिक तो नहीं है ना। जब तुम्हारा पहले पार्टली पेडअप था, तुम पहले उसको फुल्ली कॉल्ड अप कर रहे हो, फुल्ली पेडअप बनाया, फुल्ली पेडअप बना के तुमको पता चला कि कंपनी में लाइबिलिटी साइड देखो। ऐसे नहीं समझ में आया तो और एक तरीके से समझाता हूँ, पहले इसका वैल्यूज बताओ मेरे को। 16153 कौन बोलेगा कि नेगेटिव में, इसको पैसा लेके आना पड़ेगा। नेट इतना पैसा लाने से इसका काम हो जाएगा, उससे पूरा मंगवाने का जरूरत ही नहीं है। और 1569230, यस, इसका टोटल कर लेना तुम। इन तीनों का यदि तुम टोटल करोगे ना, यही तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करना था मुझे, जो लिक्विडेटर के हाथ में। अब सुनो मेरा बात, ये है बैलेंस शीट।
इधर पैसा है हाँ। 20 लाख, इधर शेयर कैपिटल है अपना, तीनों का मिला के कितना आ रहा था? 50, 60, 70, 79 लाख आ रहा था ना। ठीक है, अब कितना ही तुम उसको फुल्ली पेड अप कर दो, 20 लाख से ज्यादा तो उन लोग को नहीं मिलेगा ना। यानी कहीं ना कहीं कंपनी में डेफिसिट रहेगा। ये डेफिसिट कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर ही बियर करेगा ना। तो इस दोनों का बीच का डेफिसिट कितना है मेरा? जब लास्ट पोजीशन कंपनी में ये हालत है तो मैं इधर लिख सकता हूं डेफिसिट कितना, बैलेंस शीट मैच। इस डेफिसिट अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? शेयर होल्डर से लॉसेस उनके कैपिटल से उड़ा दो, इधर से ये उड़ा दो और इधर से 59 लाख उड़ा दो, तो बचेगा कितना? अब ये 20 लाख ही तो बांटने का मुद्दा था कि किसको कितना देना है, किसको कितना मिलना चाहिए, या फिर कौन कंपनी में पैसा लेके आएगा। यदि तुम पहले फुल्ली कॉल्ड अप करोगे तो बेवकूफ हो। देखो कैटेगरी 2 में तुमने कॉल्ड अप कितना किया? अरे सिर्फ इतना पैसा मंगवाने से ही हो जाता। तुम पहले उससे मंगवाओगे, उसको रिटर्न करोगे, कोई फायदा नहीं है। नेट इतना वैल्यू उसको क्या करो, मंगवा लो तो हो जाएगा काम। फिर से एक बार समझने का कोशिश करता है। देखो तुम्हारे पास लिक्विडेटर के पास पैसा है कितना? लिक्विडेटर के पास बैलेंस बचा है 20 लाख। अब उसको तो फाइनली बस ये डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द शेयर होल्डर्स। अब किसको कितना पैसा दे, यही तो बड़ा बात है। एक जन बोल रहा है मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 15 लाख। एक तो ये बोल रहा है ना कि मैंने, कैटेगरी 1 वाला बोलता है मेरा अभी तक इन्वेस्टमेंट है कितना, 15 ही था ना। कैटेगरी बी वाला क्या बोलता है? मेरा इन्वेस्टमेंट है 12 लाख। और कैटेगरी 3 वाला बोलता है मेरा इन्वेस्टमेंट है 52 लाख। तो कैटेगरी 3 वाला बोलेगा मुझे तो सबसे पहले दो। कैटेगरी 3 वाला तो यही बोलेगा ना, मुझे तो सबसे पहले। लेकिन एक चीज देखो, तो फिर कैटेगरी 1 वाला बोलेगा सादिक तूने तो अभी तक सिर्फ 65 रुपए पे किया कंपनी को, मैंने तो 75 रुपए पे किया, मुझे पहले पेमेंट मिलना चाहिए, राइट? तो ये तो बेचारा रह जाएगा पीछे। लेकिन फिर ये क्या बोलेगा, तेरे पास तो 20,000 ही शेयर है, मैंने तो कंपनी के 30,000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ऐसे झगड़ा शुरू हो जाएगा, किसको पहले पेमेंट किया जाए, किसको पहले नहीं पेमेंट किया जाए। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेगा, इस रेशियो में पे करेगा, इस रेशियो में। लेकिन ये रेशियो कैसे डिटरमाइन हो? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में कुछ डेफिसिट है। इन तीनों का इन्वेस्टेड वैल्यू है कंपनी में मिला के ऑन इट 79 लाख, और कंपनी के पास पैसा है 20 लाख। तो कंपनी को लॉस हो गया 59 लाख का। आज हम कंपनी बंद करें और कंपनी का लॉस हुआ 59 लाख। अब ये पहले तो 59 लाख का लॉस बियर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स, दैट टू इन द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, सिंस यहाँ पे फेस वैल्यू सेम है, राइट? तो पहले तो ये जो लॉस है मेरा, डेफिसिट ऑफ द कंपनी, डेफिसिट ऑफ द कंपनी दैट इज 59 लाख, इसका हिसाब करना पड़ेगा ना। बाद में 20 लाख का देखेंगे किसको कितना बांटना है, पहले डेफिसिट तो देख लो तुम लोग को कितना डेफिसिट बियर करना है। तो इस 59 लाख के डेफिसिट को निकाला हमने, तो पता चला कैटेगरी 1 को एक अमाउंट बियर करना है, 2 को एक बियर करना है और 3 को एक बियर करना है। कितना कितना निकाला था? 907,692। इसको कितना बियर करना है? 1361, 538 और इसको 36,30,770। इतना तो उनको बियर करना है लॉस। लॉस बियर करना मतलब पैसा कमे, इतना पैसा लेके आओ। लॉस बियर करने का मतलब तुम लोग इतना पैसा लेके आओ। तो इन लोग क्या बोलता है, हम लोग को इतना पैसा लाना है, ओके माना, अमाउंट टू बी पेड बाय शेयर होल्डर, ऐसा कंपनी बोल रही है। लेकिन शेयर होल्डर भी तो बोलेगा
मैंने कंपनी में ऑलरेडी पैसा दे रखा है, वो मेरा रिटर्न करो। इनको अभी तक जितना पैसा लगा रखा है कंपनी से, कंपनी के अंदर में, उतना तो रिटर्न चाहिए। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम कंपनी, कितना पैसा मिलना है कंपनी से इसको? 15 लाख लगा रखा है इसने लगा रखा है 12 लाख, और इसने, तो ये बोलता है कि देखो मैं आपको 9,07,692 रुपए दूंगा, फिर अपना रुपए लेके जाऊंगा। बेटर है मैं नेट डिफरेंस लेके आ जाऊं, नेट डिफरेंस लेके चला जाता हूँ, आप मुझे नेट डिफरेंस पे कर दो। मैंने कंपनी में 15 लाख इन्वेस्ट किया था, आप बोल रहे हो कंपनी को नुकसान हुआ है, उस नुकसान में तुमको बियर करना है 9,07,692। चलो एग्री, एक काम करो, मैं देता नहीं हूं ना, आप लोग मुझे डिफरेंस अमाउंट रिटर्न कर दो, बाकी आप रख लो कंपनी में। मैंने इन्वेस्ट किया था 15 लाख, आप बोलते हो मुझे लेके आना 9,07,692, आप मेरा उतना काट लो। बैलेंस 592,308 आप लोग मुझे पे कर दो ना, काम ही खत्म। व्हाट इज द लॉजिक कि पहले मैं लेके आऊं कंपनी में पैसा? आई बात समझ में? ये क्या करेगा, इसको तो लेके ही आना पड़ेगा, इसने कंपनी में लगा रखा है सिर्फ 12 लाख अभी तक, और इसका पार्टली कॉल्ड अप है अभी तक, तो यानी कंपनी हैज अ पावर टू आस्क द मनी। मैक्सिमम कितना मंगवा सकती है इससे? मैक्सिमम कितना मंगवा सकती है, मैंने ये बोला। ये कैटेगरी 2 है जिसके पास 30,000 शेयर है, पेडअप कितना है 40 इंटू 60, यानी मैक्सिमम कंपनी इससे 18 लाख रुपए मंगवा सकती है ना। इसने कंपनी को अभी तक 40 रुपए पेडअप ही है, और इसके पास 30,000 शेयर्स है, तो कंपनी के पास पावर है ना इससे कि 30,000 शेयर इसके पास है, और जो फुल्ली 60 रुपए और मंगवा ले। क्वेश्चन में देखो 30 रुपए ही दिया हुआ है, 40 रुपए दिया हुआ है पेडअप, तो 60 तो मंगवा ही सकती है। तो ये बोलता है मैं, मेरे से इतना मंगवा के क्या करोगे, बाद में तो मुझे ही मिलना है, वापस पैसा रिटर्न करोगे। बेटर है कितना देना है आपको, इतना दे दूं चलेगा, 1,61,538, कहानी खत्म, मेरे को कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। एंड यहाँ पे इसको क्या करना है, पे कर दो। कितना पे करेंगे, क्या है, तो 1569। इस तरीके से आप वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो। मुझे हाँ इक्विटी शेयर को देना है, तो हमें वो अगर पेडअप कैपिटल का रेशियो में दे दिया होगा, पेडअप में तो दे सकते हैं, पेडअप कैपिटल तुम दे देगा, लेकिन यहाँ पे एक जन ऐसा शेयर होल्डर निकल के आया है जिसको देना नहीं है, जिससे लेना है। ठीक है, वो पहले हम दे देता है, हाँ तो उसके बाद फिर उन लोग के इन्वेस्टमेंट कितना है, 15 लाख 12 लाख और 52 लाख, तो उसका माइनस कर देगा, लॉस निकल जाएगा। हाँ, लेकिन वो सेम आंसर नहीं निकल जाएगा। 20 लाख को तुम पेडअप के रेशियो में बांटना चाहते हो। और उसके बाद उधर से माइनस कर देना चाहते हो, 12 लाख 52 लाख। हाँ, कहीं ज्यादा तो नहीं मिल गया। मतलब जितना माइनस करके जो वो लॉस ये किया, 20 लाख को पेडअप का रेशियो में, पेडअप है 15, 12 और 52, 79 डिवाइडेड बाय 79 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख, तो तुमने दिया इसको 379। अभी अगर 15 लाख का माइनस करके तो लॉस बाउंड किया, मिलना चाहिए 15 लाख, लेकिन मिला 3,79, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा, अलग अलग पेडअप है, तुम किस हिसाब से ऐसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का लॉस तो है 59 लाख, तुम यदि बोलेगा 20 लाख को तुमने बांटा, लिक्विडेटर के पास जो बचा था वो तुमने डायरेक्ट शेयर होल्डर को बांट दिया, तो उसने 15 लाख इन्वेस्ट किया। इधर देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है, तुम इसको बांटना चाहते हो ना। 20 लाख को तुम 2:3:8 में बांट के देखा? नहीं, तो इतना बात में हो जाएगा। 20 लाख डिवाइडेड बाई
13 into 2 तो उसको मिलेगा 307692। लेकिन ट्विस्ट तब होगा जब हम लोग फुल्ली फोल्ड अप करेगा, तब होगा। हाँ लेकिन तब तो वो 20 लाख भी नहीं रहेगा, तब तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 20 लाख आना चाहिए था तुम्हारा, डिवाइडेड बाय 79 लाख यही बोल रहे हैं। 15 लाख। ठीक है, इतना उसको हमने बांट दिया, माइनस 15 लाख। नहीं आ रहा, क्योंकि या तो फिर फुल्ली पेड अप बनाने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। ये जो आप पेड अप वाला कर दिया ना, हाँ। हम लोग शेयर्स के साथ इंटू कर दिया। अगर इंटू आपके पेड अप दिया हुआ 75 60 60 75 44 65 वो रुपीस के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं रुपीस के हिसाब से तुम किया, 75 प्लस तुम बोल रहे हो 7 नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स तो दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स इक्विवेलेंट नहीं है। तब हो जाता है। तुमको नंबर नहीं, वो हो जाएगा जो तुम बोला ना पेड अप के साथ, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल तो इंक्रीज हो रहा है। और अच्छा, एक जन ने तो 20,000 के हिसाब से किया है, एक का 30,000 और एक का 80,000 है। यदि नंबर ऑफ शेयर सेम होता तो ना शाम को 6 बजे। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे पेड अप भी अलग अलग है और नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग अलग है। इफ नंबर ऑफ शेयर सेम होता और पेड अप अलग अलग होता तो मल्टीप्लाई करने से हो जाता रहा। यहाँ तुमको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा सबको, तब जाके होगा, सबको एक बेस पे लेके आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ नहीं हो रहा, अदरवाइज हो जाता। तुम्हारा को लॉजिक सही है, नंबर ऑफ शेयर्स एक होना पड़ेगा या फिर पेड अप एक होना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज सेम होना पड़ेगा, तभी तुम वो चीज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट बांट सकते हैं। ये समझ में आया? सेम ऐसा ही एक और इलस्ट्रेशन है, ये किया तुम लोग? हाँ लिख लो। जब अपना डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स होता है और फाइनल सेटलमेंट करना है, देन इन द रेशियो ऑफ फुल्ली पेड अप बना दो। ठीक है, तो इसका फुल्ली पेड अप का रेशियो, अभी देखो हमारे पास में पेड अप कितना है, पेड अप पार्ट की बात करें तो कितना है, 13,50,000। कैसे? हाँ 10 लाख एंड 20 लाख, इतना पेड अप है। यानी टोटल पेड अप पार्ट का यदि हम टोटल करें तो कितना आएगा, 43,50,000, राइट। और कम लिक्विडेटर के पास पैसा बचा है 12 लाख, यानी डेफिसिट हो गया, पूरा पैसा नहीं है चुकाने के लिए, जितना पे किया है शेयर होल्डर ने अभी तक उतना ही नहीं है, तो और मंगवा के क्या करोगे, माइनस 12 लाख, यानी डेफिसिट कितना आ गया, 31,50,000। यानी अब यहां से माइनस करना है डेफिसिट वाला पार्ट। अब ये डेफिसिट किस रेशियो में बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप बना देंगे सबको, फुल्ली पेड अप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000। कैसे 1,50,000, 15 लाख होगा ना। हाँ 15 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। इसका रेशियो प्रॉपर्ली देखे तो क्या बन गया, ये कट जाएगा, 3:4:4, ये रेशियो हो गया। तो डेफिसिट को बांट देंगे इन द रेशियो 3:4:4, 31,50,000 डिवाइडेड बाय 859091। तो बैलेंस पता चल जाएगा, इसको पे करना है या फिर लेके आएगा। सिमिलरली 114545 पकड़ लो और एक जगह 4 पकड़ लेना, 114545 4।
तो पता चला कैटेगरी 2 वाले को तो पैसा लेके आना पड़ेगा, कैटेगरी 1 और 3 लेके जाएंगे। अब समझ में आया? मगज में कुछ गया? मतलब सारे पूरा ऑर्डर क्रेडिट को उसको रेशियो में डिवाइड करना था, मतलब शेयर्स के हिसाब से करना। क्योंकि वहां पे फेस वैल्यू सेम था। इसका फॉर्मूला नाश्ता करके आ गया तुम? नहीं नहीं क्यों? सब बन गया, सिर्फ दूध में पराठा है, कौन लेगा? तो बहुत दूर है। एक मीटिंग यहाँ पे किया, क्या बोलते हैं, विशाल के उधर भी कुछ नहीं था। उससे नहीं खाया, वो उठा अभी और सोएगा बताए क्या किया था रात भर? उसका तो कल लास्ट था ना, ऐसे हमेशा बोलता है वो। हाँ, कब लास्ट था उसका? 17 तारीख में, 5-7 तारीख को। कल कभी आता नहीं है, क्या करेगा? मेरा मेरा कर रखा है, लाइट वाइट जल नहीं रहा है मुझे। 6 करो फटाफट, बैलेंस निकल जाएगा। जहाँ पे 1 और 3 को अपन पे करेगा और 2 को पैसा लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का नंबर आएगा, लेकिन इससे पहले और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये रहा नंबर 2, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 6। करो करो, नहीं करना क्या होता है? होमवर्क बोलने से भी तो कोई फायदा नहीं है तुम लोग को। बेटर है करो अभी, होमवर्क से भरोसा उठ गया मेरा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर कौन होता है? वो पर्सन जिसको लॉ ने अपॉइंट किया है, सारा काम करना है, उसको कंपनी बंद करना है, पैसा कलेक्ट करना है और सारा आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, और बाद में कुछ पैसा बच जाए तो इक्विटी होल्डर को पे करेगा। अभी अभी हमने देखा देयर इज नो सेंस कि इक्विटी होल्डर का फुल्ली पेड अप बनाना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? नेट सेटलमेंट कर देंगे। अभी जो कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया वहां पे हम इक्विटी होल्डर से सारा पैसा नहीं मंगवा रहे थे, जितना डेफिसिट था वो माइनस करने के बाद अभी भी उनका जितना इन्वेस्टेड वैल्यू उससे ज्यादा उनको पैसा मिल रहा है, तो हम लोग उतना एक्स्ट्रा मंगवा रहे थे उससे। क्लियर है? वही चीज लिक्विडेटर करेगा अपने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल कैश बुक का तरह है। इसको यदि एकदम लॉजिकली अंदर तक नहीं जाएंगे तो एक रिसिप्ट साइड होता है और एक पेमेंट साइड होता है। जैसे पैसा आता जाएगा लिक्विडेटर रिसिप्ट साइड में उसको लिखता जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा इसके पास कंपनी में, यदि कोई कैश पड़ा होगा, जितना एसेट्स बेच के पैसा आया वो आ जाएगा। कोई पार्टली कॉल्ड अप था उसको फुल्ली पेड अप बनाया तो वो पैसा आ जाएगा इसके पास में। और पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट कैसे करेगा? हायरार्की को फॉलो करके। ये ध्यान रखना, अब लिक्विडेटर जो पेमेंट करता है वो हायरार्की को फॉलो करके पे करेगा। क्लियर है? एंड आफ्टर एवरी स्टेज यू हैव टू चेक क्या लिक्विडेटर के पास पैसा है भी या नहीं है। ऐसा नहीं पैसा नहीं है और आप पेमेंट साइड में एंट्री ठोकता जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेटर में चेक करते रहना है। जैसे कि देखो अपने पास में एक एग्जांपल है सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 7, द पोजीशन ऑफ नेहा लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर। कैसा है रे इसका पोजीशन? बोलता है 5000 10% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 60 रुपीज पेड अप है। 2000 इक्विटी शेयर्स है, 75 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स है और 50 रुपए पेड अप है। यानी कंपनी चाहे शॉर्टफॉल हुआ तो मंगवा सकती है इनसे, पैसा मंगवा सकती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 99,000, लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1000। ठीक है? Liquidator is entitled to a commission of 2% on the amount realized and from calls made on contributories. You are required to prepare liquidator final statement of account if the total assets realized is 384. मेरे पास में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के तो कुछ है ही नहीं, कैश वैश
एसेट बेच के पैसा आया, टू बाई लिखना है, लिखना नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, एक तरफ पैसा आ रहा है कैश बुक का तरह और एक तरफ पैसा, बस ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। तो कैश तो कुछ था ही नहीं, एसेट बेचा, एसेट से कितना आया 3,80,400, राइट। उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा मंगवाना है या नहीं मंगवाना वो तो बात का बात है, वो तो शॉर्टफॉल होगा तब देखा जाएगा। उसके लिए पहले क्या क्या करेगा, पेमेंट करना शुरू करें। किसको पेमेंट करूं सबसे पहले, और लिक्विडेशन एक्सपेंस एक ही मतलब स्टेज में रहता है। 1000 पे कर दिया, फिर लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन बोल दो या कमीशन बोल दो, बात एक ही है। कितना, निकालना पड़ेगा वो तो, ठीक है निकाल लेगा कोई बात नहीं, बाद में निकालेगा, छोड़ दिया इसको। तो उतना पैसा रखेगा ना वो। 3,80,000 अनसिक्योर्ड कितना है 99। कंपनी के पास कितना पैसा रह गया 380,400 था, 1,000 पे कर दिया, 99,000 भी पे कर दिया, 280,400 अभी भी है कंपनी के पास में। क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर को देना है 5,000 इंटू 60 रुपीज करके 3 लाख का पेमेंट करना है। इतना पैसा है क्या हमारे पास, है ही नहीं। यानी इक्विटी का नंबर तो बाद में आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने कोई पैसा नहीं है। 3 लाख, शॉर्टफॉल कितना है 19,600। क्लियर है, इतना शॉर्टफॉल आ रहा है मेरा। अब इतना शॉर्टफॉल तो ठीक है, ये तो मुझे इक्विटी वालों से इक्विटी वालों से कितना मंगवा सकते हो तुम, 2,000 इक्विटी शेयर्स है, 50 पेड अप है तो 25 रुपए तो पार्टली हुआ ना, उतना तो मंगवा ही सकते हैं। 50,000 तक मंगवा सकते हैं, शॉर्टफॉल है 19,600। क्लियर है, इतना तो मंगवा लेंगे, लेकिन इतना मंगवा तो लोगे, तुम्हें नहीं लगता कि ये कमीशन भी तो ये अपना पहले लेके जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा इतना तो मंगवाना ही है, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा मंगवाना है। ये डेफिसिट वैल्यू है। इधर यदि तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 लाख पे करोगे तो शॉर्टफॉल कितना 19,600। क्लियर है। अब ये 19,600 तो मंगवाना ही है, इफ इतना मंगवाओगे तो क्या बचेगा 0। इससे लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन तो नहीं निकल रहा है ना, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैन से दिस इज माई 98% वैल्यू, बिकॉज 2% तो उसका रिम्यूनरेशन भी तो मंगवाना है। तो टोटल कितना मंगवाना पड़ेगा 19,600 डिवाइडेड बाय 98%, 20,000 रुपए आपको कॉल करना चाहिए, राइट। 20,000 रुपए टोटल कॉल करना है, यानी पर शेयर कितना कॉल करोगे, कॉल फ्रॉम, हाँ बोलो। 19,600 में प्लस 2% कैसे प्लस करेंगे, देखो सुनो, इक्वेशन बनाना फिर सिखाना, मैथमेटिकल घुस जाएगा। क्या बोला कि पैसा कितना था 3,80,400। हाँ सुनो तो, ये 1000 माइनस एसेट जितना रियलाइज किया उसका कितना % रिम्यूनरेशन मिलना है, जितना मंगवाएगा उसका 2% देना है, ठीक है। 2% ऑफ कॉल फ्रॉम
कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। बाकी किसको दे रहे हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इतना पैसा कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज होगा। इसको एक्स पकड़ लो, एक्स कितना आएगा? यदि कॉल लेट कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी एक्स, पता ही नहीं ना, यही वैल्यू नहीं पता। लेट कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज बी एक्स, तो क्या हो जाएगा? 380 400 x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 380 400 माइनस 1000 माइनस 0.02x, हाँ, माइनस 99,000 माइनस 3 लाख, इसको कितना आएगा? 19,600 माइनस 0.02x, तो x माइनस कितना हो गया? 0.98x is equals to 19,600. ये प्लस था ये। मैं बनेगा मैथ्स का टीचर। समझा? कितना आएगा? बुझी सर, ये तो एक तरीका था ही समझाने का। लगा डायरेक्ट वैसे आ जाएगा तो वैसे समझा देता हूँ, बट आप समझ में आया। वो एक्स लेना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन का लैंग्वेज ही वही है ना। तो 20,000 रुपए मंगवाना है, टोटल शेयर होल्डर है 2,000, तो पर शेयर होल्डर कितना मंगवाएंगे? 20,000। अरे टोटल में तो 20,000 ही आएगा, उसका कितना परसेंट देना है कमीशन? 2 चौका 400 रुपए, कहानी खत्म। हाँ वही जैसे मैंने बनाया। लेट कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी एक्स। हाँ हाँ ये तो बनाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट मैंने अभी बोला तब समझ में आया, दिमाग ऐसे नहीं आता है समझ में। वो मेरे पहले किया हुआ है इसलिए समझ में आया तुम लोग को। तो अब इसको फ्रेशली करें। इलस्ट्रेशन नंबर 7। अच्छा यही मेरा वर्किंग नोट है, इलस्ट्रेशन नंबर। ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे पागल होना स्टार्ट होता है। पहला स्टेज ये ऊपर वाला पार्ट बस नहीं चाहिए, वो तो समझाने के लिए था। अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। Only for understanding. ग्यारह बजे फिर से क्लास। हमको अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रखे, बजाए जा रहे आराम से कला को। इसके बाद तो सिंपलू है। सिंपलू लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
एसेट रियलाइज्ड करके लॉजिकल है ना? Yes, got it. It is the interesting part of this advance. This advance. What is it? जितना जरूरत है इक्विटी से उतना ही मंगवा रहा है, पूरा मंगवा के कोई सेंस नहीं था। फिर वापस रिटर्न उन्हीं को ही करते ना। अभी आप पूरा फुल्ली कॉल्ड अप कर देते, बाद में रिटर्न भी उन्हीं को करना होता, तो कोई लॉजिक नहीं था। तो जितना जरूरत है उतना ही मंगवाया। हाँ, उसको वो मत दो, अभी नहीं सकता। पता है लेगा तो थोड़ी ध्यान रखना बड़ा भी नहीं। बहुत चाहिए तो बात करें। बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि यूज नहीं करना होता है ना। यूज करने से दिमाग नहीं होगा। अराउंड 50% बच्चा होगा जो कुछ नहीं कर रहा होगा एकेडमिक्स वाइज। हाँ, बिजनेस में घुस गया होगा, वो सब वो बात अलग है। खाली बीकॉम करने वाला तो निहायती पैसा वाला जो आया है, खाली 3 साल वेस्ट करना है। जिनको करियर लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं, उन लोग वेस्ट करता है 3 साल। क्योंकि जो मारवाड़ी होगा वो वेस्ट करने देगा नहीं, दुकान में बैठा देगा, दिन भर ये देखेगा बेटा मिल रहा है, दुकान बुला लेगा, बेटी को काम में लगा देगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला उनके साथ। अब जिसका रेंटल इनकम आ रहा है उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यही है लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट, ऐसे ही बनाना है। पैसा रियलाइज करना है, पेमेंट करना है। जब शॉर्टफॉल रहेगा तो देख लेना है कि पर शेयर होल्डर कितना मंगवा सकता है और अपन कितना मंगवा रहे हैं, नेट उतना। हाँ, लिक्विडेटर और रिसीवर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल के जो फॉर्मेट बेस्ड है, याद करना पड़ेगा उसको। तो नंबर 7 डन है। आप लोग कुछ ट्राई करके आओगे, 2 क्वेश्चन ट्राई करके आओगे एंड 9। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Okay.